हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में यूपीएससी के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो टोटल क्वेश्चन नंबर 36 है, वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो पूछा गया है कि आपके बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अदर डॉक्यूमेंट जो डाला जाता है वो कौन से रूल के अंतर्गत डाला जाता है। वो होता है FRMB। FRMB मीन्स क्या हुआ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय द डेफिनेशन इज, ये सीधा सीधी याद रखो, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटी में। इट इज कॉल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो होगा लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। तो वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि 1948 जो आपका ह्यूमन राइट है वो फंडामेंटल राइट के अलावा कहाँ है। तो वो आपका कहाँ पर है, वो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, प्रेम्बल में वो है नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी में वो है नहीं। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। 38 के बाद हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपका कहता है इन इंडिया लीगल सर्विस ऑथोरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। यानी किस टाइप के सिटीजन्स को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें जो है आपका वो हम लोग जानते हैं कि जिसका इनकम मतलब जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम हो, और दूसरा जो है वो है सीनियर सिटीजन। तो अगर इसमें देखोगे तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, थर्ड भी गलत है। इसमें कास्ट वाइज या ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई ये रूल नहीं है, और ऑल सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यानी इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 4। 1 और 4 अगर देखोगे तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 40 देखते हैं हम लोग। 40 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और कौन से सब्जेक्ट से है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। इसमें केवल एक ही करेक्टली मैच है, वो है 4 नंबर, अंडर 2 कोलिशन चाइल्ड राइट्स। अंडर 2 कोलिशन चाइल्ड राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में जो है वो है आपके पास भारत के इतिहास के संदर्भ में बातें। आपको देखना है कि कौन सा आपका मैच जो है वो सही किया गया है। तो वो मैच जो सही है वो है 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी 41 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान देना, ये यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसका सेट बी का ये क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। बी सेट बी का सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है। फिर क्वेश्चन 42 भी आपका आया, हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। 42 का जो आंसर है वो होगा केवल 3, यानी ऑप्शन सी। 42 का जो आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 43। 43 में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया था फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उसमें क्या आपको फायदा, मतलब क्या उसमें हुआ। तो जो सबसे बड़ा लॉस हुआ भारत को वो हुआ था कि भारतीय दस्तकारी उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 43 का ए। यानी यूपीएससी के सेट बी का ये सीरीज है जिसमें आपको 43 का जो आंसर है वो हमारी ओर से जो दिया जा रहा है वो है 44 का ए। 44 देखते हैं। 44 भी क्वेश्चन फिर से हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपको मैच करना है कि आपको इसको बताना है कि जो भी घटनाक्रम है उसको प्राचीन से लेके आरंभ तक उसका सही अनुक्रम क्या होगा। उसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। यानी सबसे पहले सेकंड वाला हुआ था, फिर ये हुआ 1 नंबर, फिर आपका हुआ 4 नंबर, यानी कि ये हो गया आपका 2, फिर हो गया 1 नंबर 3, और फिर ये हो गया 4। तो आपका 44 का जो आंसर है वो है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 को। 45 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी। हुंडी के स्वरूप की परिभाषा क्या बताता है? हुंडी के स्वरूप की परिभाषा क्या बताता है? हुंडी जो था वो था बिल एक ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय पत्र। विनिमय पत्र को ही कहा जाता था हुंडी, जो हर्षकालीन स्रोतों में दिया गया। पोस्ट हर्षा पीरियड में ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो हमारी अपनी पाठशाला की तरफ से जो दिया गया है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 में जो दिया गया है वो क्वेश्चन था आपका देशेर खाता जो लिखा गया था सखाराम गणेश दुष्कर के द्वारा जो फ्रीडम स्ट्रगल के अगेंस्ट में, तो वो किन किन चीजों को दिखाता है? वो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 नंबर स्टेटमेंट और 2 नंबर स्टेटमेंट ही सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये आपका गलत है, यानी कि आपका 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ये यूपीएससी के सीएससी के सेट बी का सॉल्यूशन बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड है। जो फिर से क्वेश्चन आपका आया मॉडर्न हिस्ट्री से कि गांधी इरविन पैक्ट में कौन कौन किसी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था, ये सही है आपका। फिर जो सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे विड्रॉ करने की बात थी, ये सही थी। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, ये गलत है। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वेर नॉट चार्ज विद वायलेंस, ये सही है। यानी कि आपका 1, 2 और 4 सही होगा। 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे हम लोग। 48 में दिया हुआ है विठल विध्वंसक जो था फर्स्ट जनरल जो था, जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में लिखा जा रहा था कि अनटचेबिलिटी की बुराई को दूर करने के लिए जर्नल पर पब्लिश किया जाता था, ये किन के द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका गोपाल बाबा वलंगड़ के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें गोपाल कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। जो ज्योतिबा फूले जो थे उनसे ये काफी इन्फ्लुएंस थे। ज्योतिबा फूले से इन्फ्लुएंस, यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कुलियावापा या द्रोणावापा क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है आपके मेजरमेंट ऑफ लैंड को। ध्यान देना, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड है, एक मेजरमेंट ऑफ लैंड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड नहीं था, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड यानी लैंड का मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो ये आपको लिखा हुआ है अशोका के इंक्रिप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए। 50 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अब 51 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 में जो है वो पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन से क्या क्या संभव है। तो एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन से क्या क्या संभव है, तो इसमें जो है होता है, सिंपल से दिमाग में बैठा कर रखो कि इफिशिएंट जब जो रॉक फॉस्फेट है इसका प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी सही है। यानी 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 अगर बोलोगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 52 पे अगर आते हैं तो 52 में पूछा गया है कि कौन सा मिनरल जो है वो मेजर मिनरल्स है। तो मेजर मिनरल्स जो होता है ये आपके गजट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इसमें मेजर मिनरल और माइनर मिनरल नाम से 2 मिनरल्स को गजट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। माइनर मिनरल मीन्स होता है कि वैसा मिनरल जो प्रिस्क्राइब पर्पस के लिए यूज, जैसे मान लो बिल्डिंग बनाना हो तो उसके लिए यूज होता हो, तो जो माइनर है वो मेजर नहीं होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो आपका केवल ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 2, 3, 4 ये केवल मेजर है, और
ये जो एक नंबर दिया हुआ है बेटोनाइट, ये आपका माइनर में काउंट किया जाता है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में पूछा गया है ओशियन मीटर टेम्परेचर, यानी कि ओशियन मीटर टेम्परेचर का क्या क्या आपका कथन सही है। जनरली आप जान लो कि जो हम लोग अपने यहाँ हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे यहाँ कितना वर्षा होगा, वो कैलकुलेट हम लोग करते हैं सी सरफेस से। तो सी सरफेस से टेम्परेचर जो हम लोग जो सी से एस से किया जाता है सी सरफेस से, उससे हम लोग एक्चुअल में काउंट करते हैं कि रेनफॉल का परसेंटेज कितना होगा, देश में रेनफॉल का परसेंटेज कितना होगा। तो इसमें ध्यान देना, इसमें गलती कहाँ पे किया गया है कि ओएमटी जो है यहाँ तक तो सही है, जो यहाँ पे लिखा गया है 129 मीटर, ये 129 मीटर नहीं होता, ये 50 से 100 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला कथन आपका गलत होगा और बी वाला कथन आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका होगा बी वो आपका सही आंसर है। 53 का आंसर बी सही होगा। इसका कंप्लीट एनालिसिस हम लोग आप लोग को अपलोड करके दिखाएंगे। अभी केवल हम लोग आंसर बताना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग को अपना आंसर मिला लो, ताकि फिर आपको अपना मार्क्स कैलकुलेट करने में आसान हो। क्वेश्चन नंबर 54 में जो पूछा गया केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, इसका जो आंसर बी होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, और ये एक नंबर स्टेटमेंट इसका केवल गलत है। तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर है इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क से बात किया गया, यानी नेशनल पार्क के विषय में बताया गया है। बोला गया है कि बताओ ये क्या 2 जिलों से विस्तृत है। यस, ये 2 जिलों से विस्तृत है। एक जैसलमेर है और दूसरा बाड़मेर है। 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करके हमारा ये इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो बनाने की। मैंने पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन है, जिस कारण से ही हमारा ये जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कंडीशन में आ रहा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्राकृतिक आवासों में से ये सही है, तो आप सब लोग जानते हैं, यानी 1 और 3 आपका करेक्ट है। 1 और 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 55 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन सी वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। 56 में पूछा गया है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ये आपको बस सिंपल सा बताओ, मैप जब देखना तब क्लियर हो जाएगा। नुब्रा घाटी के उत्तर में है, यानी 56 का आंसर जो होगा वो होगा डी। 57 का आंसर, 57 में फिर से मैच करने के लिए दिया गया है भीलसा। भीलसा जो है जो आज के डेट में कहलाता है विदिशा, तो विदिशा एमपी में है, ये करेक्ट आपका है। दूसरा जो है दूसरा द्वार समृद्ध, ये गलत है, ये कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में है। और गिरिनगर गुजरात ये सही है। और स्थानेश्वर जो है उत्तर प्रदेश, ये गलत है, ये हरियाणा में मौजूद है। तो आपका हो जाएगा सही कौन सा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी 57 का जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर 58 पे देखते हैं। 58 में दिया गया है CGWA, तो पहला ऑप्शन के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन दूसरा जो दिया हुआ है CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ, ये सही है। आज के डेट में ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, बट इसका जो गठन हुआ था वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही हुआ था, यानी 2 नंबर स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विश्व में भूजल सिंचाई भारत में जो है वो सबसे अधिक है, ये सही है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया सबसे हाईएस्ट एरिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है आपका, और तीसरे नंबर पे यूएसए है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 है, तो अगर 2 और 3 को देखोगे तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 59 देखते हैं हम लोग। 59 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है जेट स्ट्रीम लाइन से। जेट स्ट्रीम लाइन जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं, यानी आपका स्टेटमेंट नंबर 1 गलत होगा।
उसके बाद बोला गया दूसरा कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप एंड आई, सम साइक्लोन डेवलप एंड आई, यानी आई बनाता है, सही बात है, कुछ साइक्लोन जो होते हैं वो आई बनाते हैं, ये आपका कथन सत्य है। एक नंबर कथन गलत है। चक्रवात के बताइए, यानी कि आई के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 10 नहीं होता है, वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी आपका स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, केवल 2। 59 का आंसर ये हुआ। 60 देखते हैं हम लोग, 60 में क्या पूछा गया है। 60 में पूछा गया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट लार्जेस्ट एरिया कितना होगा। सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलेशम का है, यानी आपका 60 का आंसर सी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन्वायरमेंट से, जिसका सीधा सा आंसर है। उसके बाद पूछा गया है किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आ गई, तो हम लोग सभी रटते रहते हैं हमेशा, अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 6 तक। 6 का मतलब ही होता है कि वैसा जिसमें किसी भी परिस्थिति में खेती नहीं की जा सकती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है गुप्ता डायनेस्टी से, यानी गुप्त राजवंश के समय में पूछा गया। घंटसाला कदूरा ये आपका जो था वो आपके बंदरगाह थे, वाटर सेट थे, ये उस समय के ये फेमस वाटर सेट थे, जिसका उपयोग किया जाता था विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है विच आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का क्या क्या फायदा है। चलो पहला फायदा तो पिछली फसल का, ये तो सही है कि पिछली फसल का अवशेष को जलाए बिना आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चावल की नई पौधे की नर्सरी भी बना सकते हैं, सही बात है। कार्बन पृथक्करण संभव है, यानी कि इसका 1 2 3 तीनों सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। 64 देखते हैं। 64 में पूछा गया है आपसे कि बायोफ्यूल्स के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इतना दिमाग में बैठा कर रखना है कि बायोफ्यूल्स का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स का, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें सभी ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से हैं बस आपको ये बाइफरकेट करना है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर में एक कसावा है, ठीक है, चलो 1 नंबर सही है। 2 नंबर में क्षतिग्रस्त गेहूं दाने, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद मूंगफली के बीज, ये नहीं होगा। कुल्थी, हॉर्स ग्राम भी आपका नहीं होगा। सड़ा हुआ आलू, ये जरूर होगा। चुकंदर, ये भी होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 64 का आंसर ए सही होगा। फिर 65 देखते हैं हम लोग। 65 में पूछा गया है कार्बन के सामाजिक, यानी कि एस सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होता है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होता है वो होता है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट, आप जो कार्बन का इमिशन कर रहे हैं, जो कार्बन का इमिशन कर रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा प्रति टन, जितना टन आप खर्च किए ज़्यादा, उसका पैसे के रूप में मॉनेटरी वैल्यू उसका कितना होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉनेटरी वैल्यू जिसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो किसका कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है लॉन्ग टर्म में कार्बन के 1 टन के उत्सर्जन होने से दीर्घकालिक क्षति, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 65 का ए। 66 देखते हैं। 66 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि विथ रेफरेंस ऑफ पल्स प्रोडक्शन, यानी कि दाल की खेती के विषय में पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपका केवल एक ए। 66 का जो आंसर होगा ये होगा ए। फिर 67 का आंसर देखते हैं। 67 में पूछा गया है एक क्रॉप के विषय में, आपको बताया गया है कि बताइए कौन सी क्रॉप है जो सब ट्रॉपिकल इन नेचर है, जिसको बनने में 210 दिन लगता है और 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है। ये श्योरली कॉटन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 67 का जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर 68 पे आते हैं। 68 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया सोलर वाटर पंप से। क्यों क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि 2 योजना सरकार की चली, अन्नदाता से ऊर्जादाता और कुसुम, 2 योजना थी जिसमें सोलर पंप के विषय में इस पर काफी मात्रा में सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया। तो इसका जो आंसर होगा उसमें बोला जा रहा है कि चलाने के लिए नॉट सबमर्सिबल सोलर
पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। ये गलत है क्योंकि सबमर्सिबल में भी इसका यूज किया जा रहा है। दूसरा बोला गया सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉट द वंस विथ पिस्टन। ये आपका सही है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है क्वेश्चन आपका विथ रेफरेंस ऑफ करेंट ट्रेंड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन ऑफ इंडिया। यानी शुगर केन के खेती के विषय में पूछा गया। जैसे सीधा सीधा बताते हैं, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। जब इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आएंगे तो इसे एक्सप्लेन पूरी तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या सही है? ये चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1 2 3 4। 70 के बाद हम लोग 71 देखते हैं। 71 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 2 3 6 2 3 6। ये होगा आपका आंसर 71 का। 72 का आंसर देखते हैं। 72 में पूछा गया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स क्या होता है कि कोई भी कंपनी कितना कवर कर सकती है उसको वो एक्सप्लेन करता है। तो एक्सप्लेन करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट। यानी कि अगर हाई किसी कंपनी का अगर जो आपका इंटरेस्ट कन्वर्जेंस रेशियो है अगर ये हाई है, इसका मतलब क्या होगा, वो कंपनी अधिक से अधिक ऋण चुका सकती है। और जिसका ये लो होगा उसका मतलब क्या होगा, उसका लोन चुकाने की क्षमता बहुत ही कम है। तो अगर इसको देखोगे तो आपका आंसर आएगा ए। 1 नंबर और 2 नंबर सही है। ये वाला स्टेटमेंट 3 नंबर स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और पॉलिसी वेर इफेक्टिंग प्राइस। मतलब भारत में चावल की मूल्य की वृद्धि के लिए कौन सी पॉलिसी कारक है? ये चारों जो है वो कारक सही है, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 73 का डी। नेक्स्ट हम देखेंगे 74 को। 74 में जो पूछा गया है वो पूछा गया था वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें बताना है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 74 का आंसर ए सही होगा। में 75 देखते हैं। 75 में पूछा गया है G20 समूह, G20 का समूह का। तो G20 में सबका जो आंसर है वो होगा ए। 75 के बाद 76 देखते हैं। 76 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है किसान क्रेडिट कार्ड से। किसान क्रेडिट कार्ड से पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताओ। इसमें सभी स्टेटमेंट जितने दिए हुए हैं वो जो है वो आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। बी मतलब क्या हुआ, 1 3 और 4। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर आते हैं 77 पर। 77 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, फिर से आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन। ये हम लोगों ने आपको क्लास में भी बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे इसका वेटेज निकलता है। इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा ए। इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। ये हमने अपने क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैच करने के लिए दिया गया है रिवर और फ्लो इनटू। कौन सी जगह मैच कर रहा है वो आपको सही बताना है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। 3 और 4 ही केवल सही है, बाकी आपके गलत हैं। 79 में क्वेश्चन जो फिर से आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। 79 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो 80 इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया है, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसका आंसर जो होगा वो होगा सी। कि 1 और 3 ही केवल सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट
इसके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो पूछा गया है आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के संदर्भ में पूछा गया है, जिसका आंसर जो है वो होगा आपका यहाँ बी। 81 का आंसर जो होगा वो होगा बी। फिर 82 देखते हैं। 82 का जो आंसर है वो होगा आपका 82 में पूछा गया है क्वेश्चन भारत में माल का निर्यात, माल के ये आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट है जो आप ये फिलहाल आंसर से बता देते हैं। आंसर जिसका होगा वो हमारी ओर से दिया जा रहा है 82 का आंसर सी दिया जा रहा है। 83 में हम बात करें, 83 में द टर्म वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट किस पदार्थ के श्रेणी में आता है? तो ये आता है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के श्रेणी में, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। फिर 84 में आता है क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट जो होता है इंक्लूड किसको करता है? इसमें सभी को इंक्लूड करता है। उसका आंसर जो होगा वो होगा डी। 84 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। 85 का आंसर देखते हैं। 85 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ELA ये सेफ गार्ड जो है वो किसको कवर करता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सम यूज ऑफ इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स डोमेस्टिक सप्लाईज पर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स से मैच क्वेश्चन है आपका, जो हमने पढ़ाया भी था आपको WTO के संबंध में, जिसमें पढ़ाया जा रहा था। उसमें ट्रिम्स जो था वो WTO का एक एग्रीमेंट है जिसमें ट्रिम्स के विषय में बताया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर यानी आपका सही है, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 86 के बाद 87 देखते हैं। 87 में हम क्वेश्चन देखें तो 87 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है इफ RBI डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब अगर अब ये आपका क्वेश्चन आ गया RBI के मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी से क्वेश्चन, तो इसका जो हमने क्लास में भी आपको बहुत प्यार से इसे समझाया था, इसका आंसर होगा 87 का वो होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 88 को। तो 88 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है इंडियन इकोनॉमी से ही क्वेश्चन है फिर से कि 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुआ था उसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सही? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। 3 और 4 केवल सही है। 89 का ऑप्शन क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो कहता है आपका इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, ये आपका फिर से क्वेश्चन आ गया, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका बी। केवल कथन नंबर 2 ही सही दिया हुआ है, बाकी कथन आपके गलत है। 89 के बाद 90 देखते हैं हम लोग। 90 में पूछा गया है साइबर इंश्योरेंस के विषय में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 90 का आंसर हो जाएगा बी। 91 देखते हैं। 91 में क्या पूछा गया? 91 में जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन है, फिर से हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बोला आपको सही युग्म को मिलाना है, सही युग्म को मिलाना है, तो वो हो जाएगा आपका 91 का आंसर बी। 92 देखते हैं। 92 का आंसर क्या है हमारा? 92 जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इंडियन एलिफेंट्स के विषय में, और इंडियन एलिफेंट्स के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है वो जो है इसका सीधा सीधी, ये तो नॉर्मल कॉमन सा क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है, जिसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। फिर 93 देखते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड, ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया प्रोटेक्टेड एरिया से, इन्वायरमेंट सेक्शन से, जिसका आंसर होगा आपका सी। फिर 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी। फिर अगेन क्वेश्चन जो है वो बायोडाइवर्सिटी से है, और इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ए। 94 के बाद 95 पे आते हैं। 95 का जो आंसर है, 95 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा के विषय में, ये कहाँ आपको मिलेगा? तो ये तो मिलता है कान्हा नेशनल पार्क में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा 95। 96 में देखें। 96 में जो क्वेश्चन पूछा गया है
वो पूछा गया है स्टील इंडस्ट्री से कि स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें जो क्वेश्चन है वो है आधार से इस्पात स्लैग जो है उसकी किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, यानी कि आंसर होगा आपका डी नंबर। 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपका मस्क डियर। फिर से क्वेश्चन आ गया आपका कि मस्क डियर जो है वो कहाँ पाया जाएगा, कस्तूरी मृग अपने कौन से प्राकृतिक आवास में मिल सकती है। तो उसका जो प्राकृतिक आवास होगा वो स्टेट में या अभ्यारण्य आस्कोट में होगा, गंगोत्री, यानी क्वेश्चन आंसर होगा इसका ए, 1 और 2। 97 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें जो पूछा गया है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिड्यूस कार्बन, यानी कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए किसका यूज किया जा सकता है। तो किसमें जो होगा आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5 इसमें केवल गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 जो क्वेश्चन है वो पूछा गया फिर से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है ये फिर से कि कोयले की राख, आर्सेनिक, सीसा, पारा, ये क्वेश्चन का आंसर अगर बात करो तो ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी। 1 2 3 तीनों सही हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है सीरीज बी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है बायोचार फार्मिंग के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। तो ये आपके 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आंसर की दिए गए हैं, जिस पर डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आपको कुछ देर के बाद अवेलेबल हो पाएगा। ये हमारी अपनी पाठशाला की ओर से कोशिश की गई थी कि आप लोगों को आंसर दिया जाए जिससे आप लोग अपने मार्क्स का इवैल्यूएशन खुद से कर सकें, ताकि आप अपने मेंस के दृष्टिकोण से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।